हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा सेकंड पार्ट आता है, जिसमें हमारी लैंग्वेज आती है, इसमें हिंदी या इंग्लिश जो भी आप जो है सिलेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से जो है आपका पेपर होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो है इसमें हमारे कौन कौन से सवाल जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे मैंने आपको कल बताया के 30 प्रश्न करवाए थे, और ये प्रश्न जो है ये 2011 के यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। कौन से एग्ज़ाम में? तो 2011 के जो यूपी टेट का एग्ज़ाम था, उसमें ये सभी सवाल पूछे गए थे। एक तो आपकी लैंग्वेज हिंदी होती है, और उसके बाद जो है आपकी जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश या संस्कृत होती है। आप एक लैंग्वेज जो है ये हिंदी तो लेंगे ही लेंगे, ये अनिवार्य है। और इसके बाद जो है आप एक जो वैकल्पिक लैंग्वेज होती है, जो वैकल्पिक भाषा होती है, ऑप्शनल लैंग्वेज होती है, उसमें आप जो लैंग्वेज चाहे ले सकते हैं। हिंदी और हिंदी इंग्लिश, हिंदी तो इसमें ले लिया, संस्कृत या इंग्लिश, या आपका जो भी लैंग्वेज है क्षेत्रीय भाषा है वो आप भाषा ले सकते हैं। तो याद रखिएगा। तो हम चलते हैं और हम जो है पहला सवाल देखेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी अगर हमारे चैनल पर ऐसे भी कुछ लोग अभी जुड़े होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। वैसे तो हिंदी एक आसान सी भाषा है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो 20 से 25 नंबर आराम से आप ला सकते हैं 30 जो है क्वेश्चन में से। लेकिन फिर भी आपको एक बार देख लेना चाहिए कि कैसे जो है एग्ज़ाम में सवाल आ रहे हैं। अब देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। 30 तक का आपका सीडीपी का पोर्शन था, वो हमने कल कवर कर दिया था। देखिए, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करिए। इसमें आपको शब्द दिया गया है पूजनीय, पूजनीय और पूजनीय या पूजनीय। अब इसमें केवल मात्रा का ही फर्क है, और आपको बताना है कि जो है सही शब्द कौन सा हो जाएगा। वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो पूजनीय बोला जाता है। ठीक है, पूजनीय बोला जाता है। वैसे हम पूजनीय कह देते हैं, लेकिन जो वर्तनी के अनुसार जो सही शब्द है वो आपका पूजनीय होता है। ठीक है, पूजनीय नहीं, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये आपका जो है पूजनीय जो है यही आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिसका जन्म पहले से हुआ हो, इसके लिए एक शब्द आपको बनाना है। ठीक है, जैसे आप पहले बनाते थे हाई स्कूल में 8वीं 9वीं 10वीं में, तो जिसका जन्म जो है पहले से हुआ हो, अब वो अनुज है या द्विज है या अग्रज है या सर्वज्ञ है। तो जिसका जन्म जो है वो पहले से हुआ हो वो क्या हो जाएगा? तो वो अग्रज होता है। याद रखिएगा, वो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम अग्रज बोलते हैं। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जिसका जन्म पहले से हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अग्रज, और जिसका जन्म जो है बाद में हुआ हो उसके लिए अनुज है। तथा सब कुछ जानने वाले को जो है सर्वज्ञ कहते हैं, और तथा 2 बार जन्म लेने वाले को जो है ध्वज कहते हैं। ब्राह्मण, दांत, पक्षी द्विज में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अब अगला सवाल भी आपको जो है बताना है कि इसकी कौन सी वर्तनी जो है। अब इसमें भी देखिए क्या बताना है आपको। वर्तनी के अनुसार जो है शुद्ध जो है शब्द का जो है चयन करना है आपको। पुरस्कार, पुरस्कार या पुरस्कार या पुरस्कार। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, और मुझे लगता है आप में से 100 में से 100 लोग जो है इसको सही कर देंगे। ये आपका जो है पुरस्कार होता है। ठीक है, पुरस्कार होता है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कह रहा है सजावट में प्रत्यय बताइए। अब मैं आपको सबसे पहले जो है प्रत्यय बता दूं और उपसर्ग बता दूं। देखिए, जो शब्द के जो है आगे लगता है वो होता है उपसर्ग। ठीक है, वो होता है उपसर्ग। और अगर हम बात करें जो पीछे लगता है वो आपका होता है प्रत्यय। ठीक है, वो आपका क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो सजावट में जो है कौन सा प्रत्यय होगा ये आपको बताना है। तो सजावट में जो है वो आपका कौन सा जो है प्रत्यय होगा? तो वो आवट होगा। ठीक है, जैसे सज धन आवट, जैसे हमने कह दिया सज, और इसको संधि विच्छेद अगर हमने कर दिया, सज प्लस आवट लिख दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये जहाँ पर आकी मात्रा लग जाएगी ये सजावट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर उपसर्ग की बात की जाए तो उपसर्ग जो है ये सज हो जाएगा, और अगर प्रत्यय की बात की जाए तो प्रत्यय जो है वो आपका जो है आवट हो जाएगा। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सजावट में जो है ये आपका आवट प्रत्यय है। शब्द के पीछे जो अक्षर या अक्षर के समूह लगते हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो अगर हम इसको 2 पार्ट में बांट दें तो आगे वाला जो हिस्सा होगा हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे? तो उपसर्ग बोलेंगे इसको, और पीछे वाला जो हिस्सा है जो आवट है ये इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। देखिए, लड़का पेड़ से गिरा। अब इसमें कौन सा कारक है? तो आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने जो है कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। अपादान में क्या होता है? अलगाव होता है। ठीक है,
जैसे पेड़ से फल गिरता है तो पेड़ से जो है फल जो है गिरकर अलग हो गया, तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। संबंध में आपका क्या आता है, का, की, के, रा, री, रे, ये सब आता है। अधिकरण में अगर में या पर हो, उसमें छिपा हुआ हो, तो ये आपका हो जाएगा। संबोधन में हे और करके जो बुलाया जाता है ऐसे करके होता है। तो कर्ता ने, कर्ता का क्या है, कर्ता अगर हो जाएगा, अगर कहीं ने लिखा है या उसमें ने छिपा हुआ है तो वो कर्ता का हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। कर्म कारक जो है उसमें कर्ता ने कर्म को, ये आपका शॉर्टकट है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, तो लड़का जो है क्या हो गया, पेड़ से अलग हो गया। तो पेड़ से अलग हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। आप बस ऐसे याद रख लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, और अपादान जो होता है ये अलगाव के लिए इस्तेमाल होता है। अपादान कारक जो होता है ये अलगाव के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे पेड़ से फल गिरते हैं, तो पेड़ से फल जब गिरे तो पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि लड़का जो है पेड़ से गिरा, तो पेड़ से गिरकर जो है लड़का अलग हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अपादान कारक है। संबंध में का, की, के आ जाएगा। अधिकरण में और पर जब जहाँ कहीं भी इस्तेमाल होगा वहाँ जो है आपका अधिकरण कारक होगा। अगला सवाल देखिए, 36 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा, ठीक है, तो चौराहा, तिराहा, इसमें सब में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो जहाँ भी कहीं भी आपको जो है नंबर दिख जाए, ठीक है, जहाँ भी कहीं भी आपको नंबर दिख जाए वहाँ पर आपका क्या होगा, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। याद रखिएगा, द्विगु समास हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए आप जो है समास बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो है व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से जो है आपके सवाल बनते ही बनते हैं, और इसको जो है स्किप मत करिएगा, कोई भी पोर्शन छोड़ दीजिएगा, लेकिन व्याकरण का पोर्शन जो है मत छोड़िएगा। अब देखिए, द्वंद्व कहाँ होता है, जैसे दिन और रात लिखा है, दिन रात, तो जहाँ पर बीच में डंडा आ गया ये आपका क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। तत्पुरुष समास में यही, ये सारे जो कारक हैं ये तत्पुरुष समास के ही कारक हैं। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो ये सारे जो है तत्पुरुष समास हो जाएंगे। बहुब्रीहि जो है ये भी आपका बहुब्रीहि और कर्मधारय, यहाँ पर देखिए किसी में आगे का पद प्रधान होता है तो किसी में पीछे का पद जो है प्रधान होता है। अभी जैसे जैसे आगे हम सवाल करते जाएंगे, हमको सवाल मिलते जाएंगे, तो एग्जाम्पल के रूप में हम आपको जो है बताते रहेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि चौराहा में द्विगु समास होगा। चौराहा का जो विग्रह होगा, चार राहों का समाहार, जिस समझ में पूर्व पद मतलब पहले जो पद है ये संख्यावाची हो, ठीक है, उसे हम जो है द्विगु समास कहते हैं, उसमें जो है द्विगु समास होता है। अब देखिए, पुत्री का पर्यायवाची कह रहा है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें, देखिए सुता तो पुत्री का ही है, आत्मजा भी और दुहिता भी, लेकिन जो तनय है ये पुत्र का पर्यायवाची है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ए विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा था। देखिए बेटा, सुत, आत्मज, तनुज, ये सभी जो है ये पुत्र के पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि पर्यायवाची शब्द वही होते हैं, जैसे बेटा को हम क्या कह सकते हैं, सुत कह सकते हैं, आत्मज कह सकते हैं, तनुज कह सकते हैं, तो ये वही पर्यायवाची शब्द होते हैं जो है थोड़ा सा अलग अलग नामों से इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सबका मतलब जो है एक ही होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सरोज, अरविंद, सलिल और पंकज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अगर हम कमल के पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करें तो अरविंद, पंकज, जलज, सरोज, सतदल, अंबुज, नलिन, तामरस, ये सभी हैं। लेकिन अगर हम बात करें सलिल की, तो सलिल जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। सलिल क्या है, सलिल, नीर, ये सभी किसका पर्यायवाची है, तो ये सभी जो है जल के पर्यायवाची हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल में भी आपको दिखाया गया है कि कमल का पर्यायवाची शब्द जो है अरविंद, पंकज, जलज, सरोज, सतदल, अंबुज, नलिन, तामरस आदि है, जबकि सलिल जो है जल का पर्यायवाची शब्द है। जल के और पर्यायवाची कौन कौन से हैं, नीर, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वारी, मेघ, पुष्प। अगला सवाल देखिए, 39वें नंबर का सवाल है, कह रहा है जिसकी मति झट सोचने वाली हो, जिसकी मति जो है झट सोचने वाली हो, मतलब बहुत जल्दी सोच लेता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे ये आपको बताना है। तो उसको हम कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति उसको हम बोलते हैं, जो है बहुत तेज़ी से जो है सोच लेता है, तो उसको बी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए
कि जिसकी मति जो है झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्न मति। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र नोक की तरह पैनी हो, मतलब बहुत तेज बुद्धि हो, उसे हम कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। और वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसके लिए दूरदर्शी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए, निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो निर्गुण में अगर आप देखेंगे तो इसमें विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि में जो है ये आपकी जो बिंदी रखी होती है ये होती है नी प्लस गुण, ये आपका निर्गुण हो जाएगा। नी प्लस गुण आपका निर्गुण हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई पूछता है कि इसमें संधि कौन सी है तो ये आपका बताइएगा आपको कि विसर्ग संधि है। ठीक है, देखिए निर्गुण का संधि विच्छेद जो है ये आपका निर प्लस गुण लिखा है। देखिए नी प्लस गुण, विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो अथवा या रा ला वा हा हो तो उसे जो है विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो देखिए यहाँ पर जो है आर लग जा रहा है। ठीक है, आर कह रहा हूँ, इंग्लिश में घुस गया मैं, तो यहाँ पर जो है रा लग जा रहा है, तो ये जो है निर्गुण हो जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम मतलब उसी के समान। ठीक है, अब उसी के समान जो है क्या होता है तत्सम, वो ऐसा शब्द जो है ये जो है संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के डायरेक्ट जो है हिंदी में भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? तो अगर हम बात करें कलश को, अगर संस्कृत में भी लिखेंगे तो कलश ही रहेगा, और हिंदी में लिखेंगे तो भी ये कलश ही लिखा जाता है। तो ये आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए तत्सम ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। ठीक है, विकार जिसमें हो जाता है वो तद्भव हो जाते हैं। देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप पहचानिए। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, या हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, या जो है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, या हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए का की के में भी बहुत समस्या है, ये भी गलत हो जाएगा। और हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, तो जा रही नहीं है, जा रहा है होना चाहिए। तो हमारी आयुष्मती कन्या का जो है विवाह होने जा रहा है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यही सटीक लगेगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प आपका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यही आपका शुद्ध वाक्य है। कन्या या पुत्री के लिए आयुष्मती और सौभाग्य कांचड़ी शब्द का प्रयोग होता है, जबकि सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग जो है विवाहिता स्त्री के लिए होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 43 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय लिखा है। ठीक है, तो भानु प्लस उदय होगा इसका। ठीक है, भानु प्लस उदय जो होगा ये आपका भानुदय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ भी छोटा ऊ है, तो ये दोनों मिलकर जो है ये बड़ा ऊ की मात्रा क्रिएट करेंगे और फिर ये जो है भानुदय बन जाएगा। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भानुदय शब्द का संधि विच्छेद जो है भानु प्लस उदय है, छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ मिलकर जब है बड़ा ऊ बना देते हैं। और यदि आ ई और ऊ और ऋण के बाद ही वे हस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः जो है आ बड़ा मतलब बड़ा, बड़ी ऊ और बड़ा ऊ और ऋण हो जाते हैं। जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मैं आपको अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा किसी अच्छे टीचर का, और उससे आप जो है एक बार पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। देखिए हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, फिर से वही बात कह रहा है। अब देखिए दोनों में पहला ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में मुझे लग रहा है सेम ही लिखा है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये दोनों तो सेम ही लिखे हैं। और हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा, देखिए यहाँ पर शिक्षा गलत लिखा हुआ है कि ये भी गलत हो गया। अच्छा प्रबंध है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। जब यहाँ पे तरुण लगा दिया तो नवयुवक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। केवल और केवल आपका डी विकल्प जो है सही हो पाएगा। ठीक है, डी विकल्प जो है यही हमारा सही हो जाएगा। देखिए उपयुक्त शब्द में जो शुद्ध वाक्य है वो क्या है कि हमारे यहाँ युवक की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, या नवयुवकों का जो है शिक्षा का अच्छा प्रबंध है।
अगला सवाल देखिए, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है। अब सबसे पहले तो आपको पर्यायवाची पता होना चाहिए, तभी तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको जो है व्याकरण बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। अगर आप लूसेंट की बुक है आपकी, हिंदी की बुक आपके पास है, तो वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही जो है लाभकारी आपको होने वाला है। तो अगर हम इसमें से बात करें तो द्रव जो है, द्रव देखिए, द्रव कहाँ धन का जो है पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, द्रव जो होता है ये लिक्विड होता है, आप सभी लोग जानते हैं, तो ये नहीं होगा है। धन का पर्यायवाची जो होता है ये द्रव्य, संपदा और दौलत होती है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है यही आपका गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा था इसीलिए ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। अब इसमें कौन सा कारक है ये आपको बताना है। मैंने कहा था कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, उपरोक्त वाक्य में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो अगर यहाँ पर देखिए, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, अब यहाँ पर जो है भगाया, ठीक है, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, याद रखिएगा। तो डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया में कर्म कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्द के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति प्रसर्ग चिन्ह को है, बिना जो है विभक्ति चिन्ह के भी कर्म के कारक का प्रयोग होता है। इसके नियम बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना इत्यादि। अगर ये चीज़ें और ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर भी आपका कर्म हो जाएगा। देखिए, मैंने कहा था कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को कहाँ आ रहा है, तो डाकुओं को भगाया। ठीक है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो यहाँ पर जब को आ रहा है तो ये हमारा कर्म हो जाएगा। कर्ता ने और कर्म को जो है ये कर्म का कारक है, इसीलिए आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कारक के जो है 8 भेद होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, और यहाँ पर फिर से आपका लिखा हुआ है, कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध का की रारी रे और अधिकरण में पर। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अपादान जो है ये अलगाव के लिए यूज होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, और ये आप लोग मत भूलिएगा। देखिए, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार। ठीक है, तो घुड़सवार शब्द जो होता है ये एक प्रकार का जो है यौगिक शब्द है। ठीक है, इसमें दो शब्द मिलकर बने होते हैं, और यौगिक शब्द क्या होता है, अगर हम इसको जो है दो पार्ट में तोड़ देंगे तो भी इसके जो है सार्थक खंड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है इनको हम यौगिक शब्द बोलेंगे। अगर इसको हम संधि विच्छेद कर देंगे, घुड़ और सवार, ठीक है, घोड़े पर सवार हो जाएगा, तो घोड़ा और सवार हो जाएगा, घोड़ा और सवार मतलब घुड़सवार हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के शब्द जो है अलग अलग इसके अर्थ जो है निकलेंगे। जैसे देखिए, घुड़सवार शब्द जो है यौगिक शब्द है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आग बबूला, पीलापन, दूध वाला इत्यादि जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सभी यौगिक शब्द हो जाएंगे। और यहाँ प्रत्येक खंड के जो दो शब्द आते हैं उनके जो है दोनों के सार्थक शब्द निकलते हैं, याद रखिएगा। अजायब घर है, अजायब घर कैसा शब्द है ये आपको बताना है। तो अगर हम अजायब घर की बात करेंगे तो ये संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होता है, संकर शब्द क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर दो भाषा के शब्द जो है एक में मिक्स हुए हैं। अजायब जो है ये उर्दू है, ठीक है, अजायब जो है ये उर्दू है। अगर हम बात करें अजायब की तो ये उर्दू है, और घर जो है ये आपका हिंदी है। तो यहाँ पर दो भाषाओं के शब्द आपस में जुड़ रहे हैं, इसीलिए ये संकर शब्द हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अजायब घर संकर शब्द है। दो भिन्न भाषाओं के योग से बने संकर शब्द जो है ये शब्द जो है संकर शब्द कहलाते हैं। इसमें अजायब जो है अरबी भाषा का शब्द है, मैंने उर्दू बता दिया, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। तथा घर जो है हिंदी भाषा का संकर शब्द के अन्य उदाहरण है, जैसे टिकट घर, बम वर्षा, अदालत घर। तो ये सभी जो है संकर शब्द हैं। अगला सवाल देखिए, आचार का विलोम है। आचार का विलोम क्या है ये आपको बताना है। 49 नंबर का जो सवाल है, तो आचार का विलोम जो है ये अनाचार होता है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आसानी से आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दुस्साहस शब्द का जो है उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस शब्द का जो है उपसर्ग चुनिए, ये आपको बताना है। तो दुस्साहस कैसे लिखा जाता है, अगर दुस्साहस का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दुष्ट। ठीक है,
दुष् प्लस साहस जो है ये आपका होता है। दुष् प्लस साहस जो होगा इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो कहलाता है आगे का शब्द उपसर्ग कहलाता है और ये जो पीछे ही लगता है शब्द ये जो है प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दुष् जो है यही आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए दुस्साहस शब्द में दुष् उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ को जो है प्रकट करता है। अगला सवाल देखिए, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ जो है ये किस संधि का उदाहरण है? तो अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान सा सवाल है। जगन्नाथ जो है ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगर हम इसका जो है संधि विच्छेद करेंगे तो ये जगत प्लस नाथ होता है। ठीक है, ये जगत प्लस नाथ होता है तो इसका जगन्नाथ हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये व्यंजन संधि हो जाएगा। देखिए नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का, यदि का चा टा ता पा के बाद ना या मा आए तो का चा टा ता और पा अपने वर्ड के पंचम अक्षर में जो है बदल जाते हैं। तो ये इसीलिए जो है ता को भी जो है ना में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये जो है जगन्नाथ हो गया है। ठीक है, वाक और प्लस में जो होता है ये वाग में हो जाता है और उत प्लस नति जो है ये उन्नति हो जाती है। तो ऐसे शब्द अगर आपके एग्जाम में आगे आते हैं तो आप लोग बहुत ही होशियारी से इसको सॉल्व करिएगा। देखिए मोर का तत्सम क्या होता है? तो मोर का तत्सम बहुत ही आसान है, आप सभी लोग जानते हैं, इसको हम मयूर कहते हैं। मयूर कहते हैं, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मोर का तत्सम मयूर होगा इसीलिए विकल्प बी जो है सही है। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, मैंने बार बार बताया है कि हिंदी में आ जाते हैं, वही तत्सम कहलाते हैं। अभिशाप शब्द में फिर से आपको उपसर्ग चुनना है। देखिए उपसर्ग अभी तक देखिए केवल और केवल व्याकरण के ही सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अभिशाप, ठीक है, अभिशाप, अब इसमें उपसर्ग आपको चुनना है तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए अति तो होगा ही नहीं, अधि भी होगा नहीं, आ होगा नहीं, ये होगा अभी। ठीक है, अभिशाप अगर इसमें पूछा जाए शाप अगर की बात की जाए तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? तो ये आपका प्रत्यय हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी और धन शाप मिलकर जो है अभिशाप बनता है तो उपसर्ग आपका अभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अभिशाप में अभी उपसर्ग लगा हुआ है और अभिशाप में अगर शाप मूल शब्द है, ये आपका जो है मूल शब्द जो है शाप है आपका, उसमें अभी अगर उपसर्ग लगाने से अभिशाप बना है, जो दो शब्दों से जो है मिलकर शब्द बने हैं और इनमें जो आगे वाला शब्द आता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जो है उपसर्ग बोलते हैं और पीछे वाले को जो है हम प्रत्यय बोलते हैं। अब ये लिखा है कि जो शब्दों से पूर्व जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप कौन सा है? ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्षा या ईर्षा? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? आप लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं और इसको जो है आसानी से सॉल्व कर देंगे। ये आपका पहला ही जवाब इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 55 नंबर का सवाल है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निशाकर, निशाचर, कृषाणु या तरणी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो निशाकर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसके अलावा चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, निशापति ये आपका हो जाएगा। तरणी जो है ये आपका सूर्य का है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है निशाकर हो जाएगा इसका, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो है निशाकर है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, निशापति, और जबकि तरणी जो है सूर्य का, निशाचर जो है राक्षस का और किसान जो है ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 56 नंबर का ये सवाल है, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। महादेव का जो है पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो महादेव को क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव को जो है चंद्रशेखर भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रशेखर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने शीश पर जो है चंद्र को धारण किया था, तो इसीलिए इनको जो है चंद्रशेखर भी कहा जाता है। शिव, शंकर, शंभु, चंद्रमौली आदि, जबकि जो है गरुड़ध्वज, नारायण, विशंबर ये सभी जो है विष्णु भगवान के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 57 नंबर का सवाल, यथाशीघ्र शब्द का जो है समास बताइए। यथाशीघ्र, अब ऐसा शब्द देखिए अगर कोई जो है संधि विच्छेद करने पर कोई ऐसा शब्द आता है जो बदला नहीं जा सकता, याद रखिएगा। देखिए यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास होगा। कोई अव्यय जैसा शब्द अगर किसी शब्द के आगे लग जाता है तो वो आपका जो है समास विग्रह करने पर क्या आएगा? इसका
यथाशीघ्र, यथा प्लस शीघ्र मतलब जितना शीघ्र हो। इसमें पूर्व पद जो है प्रधान होता है और उत्तर पद जो है गौण होता है। अब इसमें देखिए ये यथा जो है ये एक अव्ययी शब्द है, इसलिए जो है इसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो इसका ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द है। अमूल्य शब्द क्या है ये आपको बताना है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। अमूल्य शब्द जो है ये क्या है, तो ये विशेषता बता रहा है महात्मा गांधी की, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये आपका विशेषण हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये हम चौथी पाँचवीं से पढ़ रहे हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। उपयुक्त वाक्य में संज्ञा गुण है और उसकी विशेषता अमूल्य है, याद रखिएगा। अतः यहाँ अमूल्य में जो है विशेषण है। अगला सवाल देखिए 59 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त शब्द कौन सा है। देखिए क्रिया क्या है, कल नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये तो हो गया, कोई बात नहीं, ये गलत है। यह फूल जो है सुंदर है। देखिए क्रिया क्या है, बहना, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे बह रही है हवा तो बह रही है। अब बहना क्या हो जाएगा, ये आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, और कैसे बह रही है, तो धीरे धीरे बह रही है, तो यही आपका जो है क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण लगा हुआ है दोनों में, इस सी वाले विकल्प में, इसीलिए इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि हवा धीरे धीरे बह रही है, क्रिया विशेषण युक्त शब्द है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को जो है क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये क्रिया की विशेषता, उसकी निश्चितता, उसकी अनिश्चितता तथा क्रिया के घटित होने की स्थिति यथा क्रिया के निषेध व स्वीकृत को जो है दर्शाता है। क्रिया के विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, परिणामवाचक या रीतिवाचक। तो याद रखिएगा ये सभी। अगला सवाल देखिए, सेशन का आखिरी सवाल है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। इसमें से जो है योग रूढ़ शब्द कौन सा है। अभी मैं फ़िलहाल आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा हूं, तो मैं आपको एकदम से जो है डिस्कस करके नहीं बता सकता कि योग रूढ़ शब्द क्या है। तो ये आप लोग जो एक बार मैं आपको नोट्स दे दूंगा, या आपके पास अगर कोई गाइड है हिंदी की, लूसेंट की अगर हिंदी है, या हिंदी का कोई भी बुक है आपका जिसमें व्याकरण है, तो आपको बहुत ढंग से उसको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें अगर बात करें योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो ये आपका चक्रपाणी हो जाएगा। ठीक है, चक्रपाणी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, कह रहा है कि उपयुक्त शब्दों में चक्रपाणी योग रूढ़ शब्द है। और योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो शब्दों के योग से बनते हैं परंतु अर्थ देने में रूढ़ हो जाते हैं, जैसे इन्हें जो है योग रूढ़ कहते हैं। यहाँ पर चक्रपाणी में चक्र प्लस पाणी, चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात विष्णु, अर्थ जो है अलग निकल रहा है और बात जो है ये अलग हो रही है। हाथ में चक्र को धारण करने वाला, हाथ में चक्र धारण कौन करता है, तो भगवान विष्णु जो है ये चक्र को धारण करते हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। अगले सेशन में हम एसएसटी के अपने 60% जो आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। आप लोग जो है अगर इस सेशन को प्यार देते हैं तो हम अगला सेशन हिंदी का फिर लेके आएंगे, वरना हम इसको यहीं रोक देंगे और फिर जो है केवल एसएसटी और सीडीपी को आपको तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा। इस क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।